नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। कैराना पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो शहर, वो जिला, शामली के अंदर आने वाली वो विधानसभा जहां से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी एक बयार बहती है। पिछले दिनों आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व, खुद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां मौजूद रहे, गृह मंत्री अमित शाह यहां मौजूद रहे और योगी आदित्यनाथ भी यहीं पर मौजूद रहे। कैराना से वो बयार बहती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधती है। पिछली सरकार में कैराना बहुत चर्चा में आया जब यहां से पलायन का एक बड़ा मुद्दा उठा। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो पलायित हिंदू वापस आए और फिर एक राजनीति का ऐसा गढ़ कसा गया कैराना, जहां से नई नई चीजें उठती उभरती देखी हमने। इस कैराना में एक बहुत चर्चित नाम जिसने इस कैराना को और रोशन किया वो थे हुकुम सिंह। हुकुम सिंह विधायक भी रहे, कांग्रेस पार्टी में पहले रहे, उसके बाद सांसद के पद किया, फिर डेप्यूटी स्पीकर भी रहे, कई सारे पदों पर होते हुए आए। विरासत में एक जिम्मेदारी अपनी एक बेटी को भी सौंप गए। उनका नाम है मृगांका। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा दीक्षा हुई 4 बहनों में, 5 बहनें, और उसके बाद पूरी मिलजुल कर एक बहन राजनीति में आई। आज उन्हीं मृगांका जी के साथ हम हैं, कैराना में हैं, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार बनाई गई हैं। एक 10-15 मिनट जो भी हमारी बात होगी बहुत शानदार होने वाली है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। क्योंकि बहुत व्यस्त समय है, प्रचार से होकर के आ रही हैं, जनता के बीच पीक टाइम चल रहा है, थोड़ा सा आपने वक्त दिया। शुरुआत मैं चाह रहा हूं कि थोड़ी कठिन सवालों से हो जाए जिससे आगे की जो बातचीत हमारी हो वो बहुत आसान रहे, सुरक्षित रहे। हम जब आपके फार्म हाउस तक आ रहे थे, कोतवाली के पास का वो रास्ता था, हम उससे मुड़ते हैं। जैसे ही हम आते हैं तो हमें सड़क दिखती है। हम सड़क से आते हैं तो वहां पर एक पानी भरा हुआ पूरा, हमें लगभग 1 किलोमीटर तक का वो सड़क पानी भरी में दिखती है। हम अपनी गाड़ी उतारते हैं, आपकी भी गाड़ी वहीं से आई होगी, हमारी भी गाड़ी वहीं से आई, लेकिन आप शायद उतरी नहीं होंगी, लेकिन हम वहां पर उतरे भी, जूते हमारे गंदे हुए। तो ये आपके फार्म हाउस तक का ही रास्ता था। मुझे लगता है कि वो एक बेहतर सड़क होनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर आप एक बड़ा चेहरा हो चुकी हैं और खुद आपके पिताजी रहे यहाँ पर कई साल, तो वो चीज़ होनी चाहिए थी, मुझे लग रहा है यहाँ पे। ये सच है कि वो रास्ता वर्तमान में टूटा हुआ है, परंतु मैं उज्जवल आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे शामली जनपद में कैराना को जोड़ती हुई यहाँ पर 3 राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो रहा है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी शामली जैसे छोटे जनपद के लिए। तो आने वाला समय कैराना के लिए बहुत उज्जवल रहने वाला है। अच्छा, तो उस रास्ते का कुछ अगर कैसे क्या निर्माण होगा, वो ऐसा ही रहेगा या फिर कुछ उम्मीद की जाए? वो रास्ता भी अवश्य रिपेयर होगा। और अभी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बरसात हो रही थी और पिछली बरसात में भी वो रिपेयर नहीं हो पाया है यहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा। अब वो निश्चित रूप से सही हो जाएगा, उम्मीद की जा रही है। अच्छा, आप भी चुनाव प्रचार से होकर के आ रही हैं, व्यस्त एक जिंदगी चल रही है उसमें पूरा, कुछ ऐसे कई सारे मीडिया चैनल्स को आपके इंटरव्यू भी दिए होंगे, आपने कई सारी बातें रखती होंगी। कोई ऐसी भी बात है जो आप खुद चाहें कि कोई मुझसे पूछे तो मैं वो बताऊं? क्योंकि ये पॉलिटिकल लाइफ तो आपकी पूरी पब्लिकली हो चुकी है, तो कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो आप चाहती होंगी कि कोई मुझसे पूछे तो मैं वो बताना ज़्यादा पसंद करूँगी। माई लाइफ इज़ एन ओपन बुक। ऐसा कुछ भी सीक्रेटिव मेरे बारे में है नहीं। अब से पहले मैं 2017 से पूर्व मैं गाजियाबाद में थी और वहाँ पर एक शिक्षण संस्थान का संचालन कर रही थी लगभग 30 वर्षों तक। और उस संस्थान में लगभग 9000 बच्चे थे और 800 लोग वहाँ पे हमारे यहाँ उस संस्था से जुड़े हुए थे। तो मेरे विचार में मैं बहुत अच्छा कार्य कर रही थी। तो फिर पॉलिटिक्स में कैसे एंट्री हो गई आपकी? पॉलिटिक्स में मेरे स्वर्गीय पिताजी लगभग 40-45 वर्षों तक कैराना में राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं और वो यहाँ से 7 बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे थे और 2018 तक सांसद भी थे लोकसभा में। ठीक है। तो मैं भी उनके साथ पिछले 10-15 वर्षों से लगी हुई थी जी। उनके साथ, उनके हर समय उनके साथ थी क्योंकि बैक ऑफिस में मैं ही थी। तो 5 बेटियों में मृगांका जी ने ही क्यों सोचा कि मुझे ही पॉलिटिक्स में आना चाहिए और 4 तो उसमें एंट्री नहीं करी?
मतलब आपकी एक पैशन था या फिर एक आना जबरदस्ती पड़ गया क्योंकि पिताजी की विरासत को संभालना मुझे सदैव से रुचि थी और अपने पिता की तरह कार्य करने का एक मुझे भी गौरव है और मेरे को हमेशा से इंस्पायर्ड थी मैं अपने पिता के कार्यों से। और जहाँ तक बात है कि मैं ही क्यों, तो मेरी 4 बहनें जो हैं वो अमेरिका में सेटल्ड हैं और हम लोग उनको कभी साल 2 साल में विजिट करते हैं और उनका तो यहाँ पर लगभग अब आना कम ही होता है क्योंकि वो वहाँ पे सेटल्ड हैं, उनके बच्चे भी वहाँ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। शिकायत नहीं रहती उनकी कभी? आप 2-2 साल में एक बार बात कर रही हैं? बात तो हम डेली करते हैं, जब से ये मोबाइल फ़ोन की एंट्री हुई है और वीडियो कॉल हुई है, बात तो हम लगभग हर दूसरे तीसरे दिन कर लेते हैं। परंतु अभी कोरोना की वजह से तो आवागमन वैसे भी कठिन हो गया है। तो ये तो हो गई आपकी शुरुआती जो हमें जाननी थी और जनता तक पहुंचनी चाहिए थी। जब हम कैराना पे आए तो हमारी कुछ ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट्स कवर करी, हमने ज़मीन के लोगों से बात करी, तो जनता के बीच से एक बात ये निकल के आई कि नाहिद हसन और उनका परिवार तो काफ़ी एक्टिव रहता है 5 सालों में, लेकिन मृगांका जी को हमारी याद चुनावों के वक्त आती है, तब वो गांव में जाती हैं, अदरवाइज तो वो हमसे मिलती भी नहीं है, दिखती भी नहीं है, अपने जो बिजनेस उन्होंने फैला रखा है उसमें व्यस्त रहती हैं। एक बड़ा सवाल तो ये हो रहा है, इसको कैसे काउंटर करेंगी? ये सवाल बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अवसर ही नहीं मिला अपने आप को प्रूव करने का। एक उपचुनाव में तो आपने कोशिश करी थी। वो भी सफल नहीं हो पाए थे किन्हीं कारणवश। परंतु आपको जब अवसर मिलता है, आप पद पे होते हैं, तो ही आप बहुत सक्रियता से एक आपका टेम्पो बना रहता है। अब क्योंकि आपके पास पद नहीं है और आप सक्रियता आपकी दिखती नहीं है, जानी नहीं जाती है। बाकी तो हम यही बने हुए हैं, हम भी यहाँ पर भी लोग आते रहते हैं, पापा जी के संपर्क के लोग, और उन बाकी आप यकीन मानिए करीब पापा जी के समय पे तो लाइक यहाँ पर 150-200 लोगों का आवागमन डेली रहता था। अब वो स्वयं कम हो गया है, अब लगभग 10-20 लोग ही आते हैं यहाँ पर डेली। तो मतलब अगर इसको छोटी भाषा में कहें तो मृगांका जी स्टिल प्रूविंग हरसेल्फ। इट्स अ बिगर स्ट्रगल फॉर मी नाउ, क्योंकि 2 चुनाव लगातार हारने से थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। तो पिताजी के जाने के बाद से अब थोड़ी सी डगमगाई तो होगी राजनीति की गद्दी आपकी, क्योंकि जो वजूद उनका रहा इतने सालों में, आपका तो भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है। अभी कुछ हम स्थापित नहीं कर पाए हैं, अपने आप को कुछ प्रूव नहीं कर पाए हैं, परंतु मन में एक सच्ची लगन और निष्ठा है कुछ कर गुजरने की। तो कैराना के लिए इन जनता की आंखों और दिमाग में ख्वाब कैसे बुनेंगी? मैं जनता को कहना चाहती हूँ कि देखिए बहुत हुआ, अब आप सही फैसला लीजिए और दुगना सा उत्साह दिखा दीजिए और अपने वोटिंग परसेंटेज पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि जो हमारा वोटर का परसेंटेज है उसमें वो थोड़े से उतने उत्साहित या करके मतदान नहीं करते हैं, आराम से घर बैठे रहेंगे, या जो बाहर बच्चे उनके गए होते हैं, जो यहाँ के वोटर हैं वो भी उतना अपनी सक्रियता नहीं दिखाते हैं और वोट डालने आते नहीं हैं गांव में। और इनका जो वोटर है वो सबसे पहले लाइन लगा के वोट डालने आता है, जब जाके वो घर के काम निपटाते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि लोग पहले आराम से अपने घर के काम निपटाएंगे, दोपहर हो जाएगी, जब जाके कहीं वोट के लिए निकलेंगे, उसमें भी फिर सब लोग नहीं। उसी का खामियाजा आज कैराना की जनता भुगत रही है। अच्छा मृगांका जी, एक आप चूंकि राजनीतिक जीवन से हैं, कई सारी बातें ऐसी बोलनी पड़ती हैं जो मन से नहीं होती हैं लेकिन जबान पे होती हैं, निकालनी पड़ती हैं जनता को समझाने के लिए। आपके पिताजी राजनीति में रहे और मुझे नहीं लगता आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एक रूह आपके साथ है और हम सबके साथ है यहाँ पे। उनको साक्षी मानकर एक बात बता दीजिए कि कैराना में पलायन का मुद्दा अब है कि नहीं है? आपके मुंह से मैं सच जानना चाहूंगा, क्योंकि हम भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कवर करके आए हैं। देखिए, जो पलायन अब है वो अपराधियों का है, अपराध का है, परंतु 2017 से पूर्व
पलायन चाहे 300 परिवार का रहा हो, चाहे आप 200 परिवार का रहा हो, वो यहाँ का कटु सत्य था। लोग यहाँ इस कैराना को छोड़कर अन्यत्र स्थानों पर जा रहे थे क्योंकि वो अपने आप को कैराना में असुरक्षित और यहाँ के बढ़ते क्राइम ग्राफ से ग्रस्त थे और विभिन्न अन्य कारणों से भी, यहाँ के जो भी सामाजिक कारण थे उन कारणों से 2017 से पूर्व यहाँ पे अनेकों परिवार गए थे। अब 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, स्थितियां स्वयं बेहतरी की ओर बढ़ी। लोगों, एक तो हमारे मुख्यमंत्री जी का जो जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम है, उसका संदेश छोटे छोटे कस्बों, छोटे छोटे गांव तक भी पहुंचा। और आज आप अगर यहाँ पे जानकारी भी लें तो बहुत ही प्रतिष्ठित यहाँ के व्यापारी वर्ग हैं, उनमें से परिवार लौटे हैं और जो उनके प्रतिष्ठान पूर्व में होते थे उन्होंने वो दोबारा स्थापित किए हैं, उन्हें दोबारा शुरू किया है। और गृह मंत्री जी आए थे यहाँ पर, माननीय अमित शाह जी, वो स्वयं ऐसे परिवारों से मिल के भी गए हैं और परिवार की महिलाएं बहुत ही भावुकता से उनको धन्यवाद दे रही थी कि आपकी सरकार है तो आज हम अपने घर ताला खोलकर यहाँ पे सुख शांति से अपना बाकी जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन कोविड नियमों की धज्जियां खूब तोड़ी उन्होंने, गृह मंत्री थे। लोग बहुत ही हर्षोल्लास में थे। आपके गृह मंत्री को चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है तो ये तो बहुत बड़ा विषय है, आपको नहीं लगता? वो तो हमारी पार्टी का एक जनसंपर्क अभियान था। गृह मंत्री तो पूरे देश के हैं वो। हाँ, तो उन्होंने वो जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ कैराना से किया। अच्छा मृगांका जी, बतौर पत्रकार, जो भी पत्रकारी जीवन रहा अभी तक, जो भी मेरा अनुभव कहता है, मैं आपको एक बहुत शिक्षित व्यक्ति के रूप में देख रहा हूँ, अभी जो छवि बन रही है मेरी। और मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की बात तो बाद में होगी, पहले आपके क्षेत्र की ही बात करूँगा। कैराना में अगर आपको वो गद्दी मिलती है, आप उस क्षेत्र तक पहुँचती हैं जहाँ अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं, तो वहाँ पर युवाओं के लिए आपकी क्या बात रहेगी? क्योंकि मैं एक उम्मीद देख रहा हूं आप में कि आप वो काम करेंगी, तो वो क्या चीजें रहेंगी, युवाओं के सपनों को कैसे बुनेगी? क्योंकि पिछला कार्यकाल भी देखा उन्होंने, जिस भी पार्टी का रहा, और जाहिर सी बात है अगर जनता बदलेगी, बदलाव चाहेगी तो आप पहुंचेंगी। तो आप क्या उनके लिए करेंगी अलग से जो इतने सालों में नहीं हुआ? मैं कैराना के युवाओं के लिए और ज़्यादा रोजगार के अवसर सृजन करना चाहूँगी, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं। यहाँ पे उतनी सुविधाएं नहीं हो पाई हैं अभी तक। बच्चे डिग्री कोर्स करके नोएडा, गुड़गांव जाते रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो ऐसा कुछ यहाँ पे करें कि वो यहीं पर इस्टेब्लिश हो और कैराना की सुख समृद्धि में अपना तो ये जिम्मेदारी तो आपके ऊपर बनेगी ना, आप उनको कैसे यहाँ रखेंगी? जब यहाँ पे अवसर होंगे उनके लिए, वो बच्चे अपने रोजगार बढ़ाएं, अपने जो भी टेक्निकल एजुकेशन अगर बच्चों के पास है तो वो अपने जो भी अपने जॉब की क्वालिफिकेशन है उसको वो यहाँ दे पाएं। जब यहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज बने, फैक्ट्रीज बने, तो सब कुछ यहाँ पे संभव होगा। तो उसके लिए आपने कुछ रोड मैप अभी तैयार किया है? अवसर मिलने पर मैं अवश्य करूँगी। ठीक है, तो ये एक उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के बात कर ले और उसके साथ ही कैराना की बात कर ले, युवाओं को बहुत उम्मीद है। उसके साथ ही मृगांका जी का जो पूरा अपना पिताजी से लेकर के आज समृद्धि वो विरासत संभल रही है। नाहिद हसन जिनकी बहुत चर्चा होती है, वो भी एक जो लंबी अरसों की बात करें और जब बहुत गलियारों में और चाय की टपरियों पर वो चर्चा होती है तो उसमें ये बात निकल के आई। वो हमने भी पूछी और हमने डायरेक्ट पूछ ही ली, बेहतर था कि हम कहीं अनुमान लगाते, कुछ ज़्यादा सोचते, वो बात भी निकल करके आई। फिलहाल अब 10 मार्च को नतीजे आएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता ये तय करेगी और कैराना की जनता ये तय करेगी कि कैराना की गद्दी किसे सौंपनी चाहिए, कौन इस कैराना क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने हमें इतने व्यस्त समय में समय दिया, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे, क्षेत्र की जो समस्याएं होंगी और क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि लोग होंगे उनसे आपको मुखातिब कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सनराइज।